प्यारे बच्चों, जैसे कि कल तक की क्लास में आप पढ़ चुके थे मूल अधिकार क्या है, यानी कि मौलिक अधिकार क्या है। तो एक बार पिछली क्लास को रिवाइज करते हैं कि मूल अधिकार क्या है। तो सबसे पहले समझते हैं मूल अधिकार क्या है। मूल अधिकार के बारे में सबसे पहले समझते हैं कि मूल अधिकार भारत में कहां से लिए, भारत में कौन से पार्ट में है। तो देखेंगे कि मूल अधिकार जो भाग है 3 में है और जो आर्टिकल है 12 से 35 तक है। अब समझते हैं कि जो मूल अधिकार हैं कहां से लिए गए हैं। तो मेरे भाई कहां से लिए गए हैं? अमेरिका से लिए गए हैं। अब बात करते हैं कि मूल अधिकार होता क्या है। किसी व्यक्ति का भौतिक और नैतिक विकास करने के लिए जिन एलिमेंट्स या जिन तत्वों की आवश्यकता होती है उसे क्या कहते हैं? मौलिक अधिकार कहते हैं। और जो न्यायालय द्वारा क्या होता है? विशेष संरक्षण होता है। कहने का मतलब है किसी व्यक्ति का नैतिक प्लस भौतिक विकास के लिए जिन तत्वों की या जिन एलिमेंट्सों की आवश्यकता होती है वो क्या कहलाते हैं? मूल अधिकार कहलाते हैं। अब जो मूल अधिकार होते हैं उनको सुप्रीम कोर्ट द्वारा क्या होता है? एक विशेष संरक्षण प्राप्त होता है। अब समझते हैं कि जो मूल अधिकार है, मूल अधिकार का विकास कहां से हुआ। जैसे कि आप कल तक की क्लास में पढ़ चुके थे कि जो मूल अधिकार हैं तो उनका विकास सबसे पहले कहां होता है? ब्रिटेन में होता है 1215 ईस्वी में। और उस समय वहां के जो राजा थे ब्रिटेन जॉन थे, यानी कि जॉर्ज जॉन थे। और जॉर्ज जॉन ने वहां पर क्या कहा था? ब्रिटेन के नागरिकों के लिए कुछ क्या दिए थे? मूल अधिकार दिए थे, जिससे बोला जाता है मैग्ना कार्टा। इसलिए आप बोल सकते हैं, पेपर में कभी कभी पूछ लिया जाता है मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है? मूल अधिकारों को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। आप समझते हैं कि आपके पास मूल अधिकार के साथ साथ फंडामेंटल क्या है। फंडामेंटल को समझने के लिए सबसे पहले समझते हैं कि कौन कौन से आपके पास अधिकार होने चाहिए। तो देखेंगे कि हम अधिकार की बात करें कि आपके अधिकार कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले समझते हैं जो अधिकार हैं, हम अधिकार को 4 भागों में बांट के देख सकते हैं। कितने भागों में बांट के देख सकते हैं मेरे भाई? 4 भागों में बांट के देख सकते हैं। पहला है मूल अधिकार, दूसरा है संवैधानिक अधिकार, तीसरा है कानूनी अधिकार, चौथा है मानवीय अधिकार। कौन सा है मेरे भाई? मानवीय अधिकार। अब सबसे पहले समझते हैं मूल अधिकार क्या है। मूल अधिकार जैसे कि अभी बताया था किसमें है? भाग 3 में है। कहां से लिए गए हैं? आपके पास अमेरिका से लिए गए हैं। अब समझते हैं जो संवैधानिक अधिकार क्या है। ऐसा कोई भी अधिकार जो भाग 3 में नहीं है। किस में नहीं है? भाग 3 से बाहर है। कहां है मेरे भाई? भाग 3 से बाहर है। और कहां में लिखा गया है आपके पास? भाग 3 से बाहर है। जैसे आप समझेंगे भाग 3 से बाहर का मतलब क्या है। जैसे आपके पास संविधान में तो लिखित है, क्या है? संविधान में दिया है, लेकिन भाग 3 में नहीं है। ऐसे कौन कौन से होंगे? संविधान में है। जैसे आपने देखा होगा संपत्ति का अधिकार। किसका मेरे भाई? संपत्ति का अधिकार। अब जो संपत्ति का अधिकार है, संपत्ति का अधिकार किस में है? यानी कि भाग 3 में है। सॉरी, भाग किस में है? 12 में है। और किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 300 के ए में है। यानी कि संपत्ति का जो अधिकार है किस में है? भाग 12 में है। और किस आर्टिकल में है? 300 के ए में। तो भाग 3 से अलग है तो 12 में है, तो इसलिए क्या है? ये हमारे पास संवैधानिक अधिकार है। अब बात करते हैं कानूनी अधिकार। कानूनी अधिकार का सीधा सीधा मतलब होता है ऐसा कोई भी अधिकार जो संसद द्वारा कानून बनाकर दिया जाता है, उसे क्या बोलते हैं? कानूनी अधिकार। यानी कि संसद क्या करती है? संसद क्या करती है मेरे भाई? कानून बनाती है। क्या करती है? कानून बनाती है। और कानून बनाने के बाद जो अधिकार दिए जाते हैं तो उनको क्या बोला जाता है? कानूनी अधिकार बोला जाता है। और कानूनी अधिकार में सीधा सीधा आप बोल सकते हैं मातृत्व का अधिकार। किसका अधिकार? मातृत्व का अधिकार। अब बात पूछते हैं कि मानवीय अधिकार क्या है। मानव को कौन सा मानवीय अधिकार का सीधा सीधा मतलब कह सकते हैं ऐसा कोई भी व्यक्ति के लिए, ऐसा कोई भी तत्व जो कोई जीवन के लिए, गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए जो अधिकार की जरूरत पड़ती है उसको क्या कहते हैं? मानवीय अधिकार कहते हैं। यानी कि मानव को गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए जिन अधिकारों की जरूरत पड़ती है तो सीधा सीधा कह सकते हैं मानवीय अधिकार होते हैं। अब कल तक की क्लास में हम समझ चुके थे कि जो
अधिकार है, मूल अधिकार कितने हैं? हमने कल तक की क्लास में बताए थे कि जो मूल अधिकार है, जब आपके पास संविधान बना था, क्या था मेरे भाई? संविधान जब बना था तो आपके पास मूल अधिकार क्या थे? 7 मूल अधिकार थे। लेकिन क्या हुआ, जो संपत्ति का अधिकार था मूल अधिकार से, उसको क्या कर दिया गया? हटा दिया गया और उसे कहां डाल दिया गया? 12 से, यानी कि भाग 12 में और आर्टिकल 300 के ए में डाल दिया गया। अब आपसे पूछा जाए कि वर्तमान में मूल अधिकार कितने हैं? वर्तमान में मूल अधिकार कितने हैं मेरे भाई? वर्तमान में कितने मूल अधिकार है? 6 अधिकार हैं, जिसमें मैंने आपको कल तक की क्लास में आपको पढ़ाया था वर्तमान में 6 मूल अधिकार हैं, जिसमें से मैंने बताया था कि जो मूल अधिकार है, पहला बताया था राइट टू इक्वलिटी, यानी कि समानता का अधिकार। अब सबसे पहले समझते हैं समानता का अधिकार। समानता का अधिकार कहां से था? आर्टिकल 14 से लेके 18 तक था। इसी से पहले 2 आर्टिकल हो गए, यानी कि आर्टिकल 12 और आर्टिकल 13। अब आर्टिकल 12 में मैंने आपको कल तक की क्लास में बताया था, आर्टिकल 12 क्या कहता है? राज्य की परिभाषा, राज्य क्या होगा, यानी कि राष्ट्र क्या है। यानी कि भारत में जो राज्य है, ये अलग अलग राज्य नहीं, बल्कि जो भारत एक राज्य बोला जाता है पॉलिटिकल की भाषा में, यानी कि राज व्यवस्था की भाषा में। जो राज्य का मतलब होता है राष्ट्र। जैसे भारत है, भारत क्या है? राज्य को दर्शाता है। उसी के बाद मैंने आपको आर्टिकल 13 भी पढ़ा दिया था। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था आर्टिकल 14 क्या है। जैसे आर्टिकल 14 बताया था, आर्टिकल 14 में मैंने बताया था समानता का अधिकार, और आर्टिकल 15 में मैंने बताया था किसी भी व्यक्ति को धर्म, जाति, लिंग, वेशभूषा आदि पर क्या नहीं करेंगे, उसे भेदभाव नहीं करेंगे। आर्टिकल क्या कहता है? 15 कहता है। अब बात करते हैं आर्टिकल 16। आर्टिकल 16 में जो था, जिसे बोलते हैं अवसर की समानता। क्या बोलते हैं मेरे भाई? अवसर की समानता, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति को सरकारी नौकरी में या आपके पास सरकारी पद पर क्या मिलेगा? सभी को क्या मिलेगा? समान अवसर मिलेगा। तो इसे क्या बोलते हैं? अवसर की समानता है। लेकिन कुछ वर्गों के साथ क्या कर सकते हैं? विभेद कर सकते हैं, उनको क्या दे सकते हैं? अलग अधिकार दे सकते हैं। अब बात करते हैं अवसर की समानता, तो आपको आर्टिकल 16 में दिए है, लेकिन किन किन व्यक्तियों के साथ आप क्या कर सकते हैं? अवसर की समानता के अलावा उनको और अधिक अवसर दे सकते हैं। जैसे आपसे देखा जाए अवसर की समानता में, जैसे एससी, जितने भी अनुसूचित जाति के लोग हैं, उनके लिए क्या करेंगे? अवसर को बढ़ावा दे सकते हैं। उसके बाद आप देखेंगे कि जितने एसटी हैं, एसटी को भी क्या कर सकते हैं? बढ़ावा दे सकते हैं। कुछ महिलाएं हैं, महिलाओं को, जैसे ओबीसी, पिछड़ा वर्ग को, तो इनको क्या दे सकते हैं? यानी कि आप अलग अलग करके आरक्षण दे सकते हैं। अभी मैंने कल की क्लास में आपको बताया था कि आरक्षण का जो मुद्दा आता है, कहां से आता है? जैसे आपने देखा होगा, जब हमारा संविधान बना था, तो जब संविधान बनते टाइम आपके पास एससी के लिए और एसटी के लिए क्या था? आरक्षण था। आरक्षण, और ये जो आरक्षण दिया था कितने वर्ष के लिए दिया गया था? 10 वर्ष के लिए। और सीधा सीधा बोल दिया, जब तक एससी और एसटी के व्यक्तियों की स्थिति ठीक नहीं की जाती, और प्रत्येक 10 साल बाद इनको क्या कर दिया जाएगा? बढ़ाता चले जाएंगे। तो अब समझते हैं कि ओबीसी के लिए जो आरक्षण है, ओबीसी के लिए आरक्षण कब बना, या ओबीसी के लिए आरक्षण की बात कब से कही जाने लगी। तो सबसे पहले समझते हैं ओबीसी से संबंधित आरक्षण। जैसे कि सबसे पहले समझते हैं प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग कब आया था, यानी कि इसके जो 1953 में आया, और इसके जो अध्यक्ष थे, अध्यक्ष कौन थे? जो इसके अध्यक्ष थे कालेकर, यानी कि प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग कब आया मेरे भाई? 1953 में। और जो इसके अध्यक्ष थे कालेकर थे। कौन थे मेरे भाई?
कालेकर थे। अब उसके बाद इन्होंने भी क्या बोला था, पिछड़ा वर्ग आयोग के लिए आरक्षण की बात की थी, ओबीसी के लिए। अब उसी के बाद क्या होता है, इसी बात के लिए आरक्षण के लिए अलग अलग क्या हुआ कि आपने देखा होगा मध्य प्रदेश में वहां के स्टूडेंटों के लिए छात्रवृत्ति पर रोक लगा दी। फिर उसके बाद क्या होता है, हमारे पास एक द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग कब आता है, द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग 1789 में। यह आपसे कई बार पूछा गया है कि द्वितीय पिछड़ा वर्ग कब आया है, कब आया था मेरे भाई 1789 में। और इस मंडल आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो इसके अध्यक्ष कौन थे, बीपी मंडल थे। और इसमें क्या कहा कि इसमें 27% आरक्षण की बात की थी। किसकी बात की थी, 27% आरक्षण की। किसके लिए 27% आरक्षण की बात की थी, ओबीसी के लिए 27% आरक्षण की बात की गई। अब समझते हैं कि बीपी सिंह 1789 में क्या बनी थी, दोबारा सरकार बनी। बीपी सिंह ने 1790 में मंडल आयोग की सिफारिश को क्या करवा दिया था, लागू करवा दिया। और उसके बाद 1991 में यानी कि 1991 में किसकी सरकार बनती है, कांग्रेस की सरकार बनी। और यानी कि कांग्रेस की सरकार बनी और कांग्रेस की सरकार में कौन थे, नरसिंह राव थे। जब इनकी सरकार बनती है तो नरसिंह राव होते हैं। और इन्होंने एक काम किया जिसे बोलते हैं ईडब्ल्यूएस के लिए उस समय इसे ईडब्ल्यूएस नहीं बल्कि ईबीएस बोला जाता था। क्या बोला जाता था, ईबीएस बोल सकते हैं या ईबीसी बोल सकते हैं। ईबीसी यानी कि आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग, यानी कि आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग के लिए कितने परसेंट आरक्षण की बात की थी, इन्होंने बोला कि 10% आरक्षण की बात की थी। अब जैसे कि आप देखेंगे जब आपके पास संविधान बना था, अब संविधान बनते टाइम एससी के लिए कितने परसेंट आरक्षण था, एसटी के लिए कितने परसेंट आरक्षण था, एसटी के लिए कितना था 7.5%। उसके बाद ओबीसी के लिए 27% आरक्षण और एससी के लिए कितने परसेंट था, 15% आरक्षण था। तो ये बोला गया टोटल जो आरक्षण होगा कितना होना चाहिए, 50% से कम होना चाहिए। लेकिन ईडब्ल्यूएस के लिए जब आरक्षण की बात हुई तो कितनी हो गई थी, 10% और कर लिया जाए। तो इसमें क्या था 10%, तो ये क्या होता है 50% से ज्यादा बैठता है। इसी के लिए अलग अलग क्या आते हैं मेरे भाई, केस आते हैं। अब इसी के बाद एक केस आता है जिसे बोलते हैं इंदिरा साहनी केस। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि भैया ये आरक्षण तो अवसर की समानता का खिलाफ है। आप देखेंगे कि आरक्षण की समता के खिलाफ कैसे है। आपने देखा होगा कि आरक्षण की समता के खिलाफ नहीं है। इसका क्या है कि जितने भी आपने देखा होगा एससी एसटी या ओबीसी के व्यक्ति हैं वो क्या है, पहले से तबके लोग हैं, यानी कि गरीब हैं, उनको क्या है शिक्षा का अभाव है। उन्हें बराबर लाने के लिए तो क्या गया था, यानी कि आपके पास अवसर की समानता में वो बढ़ाकर उनको एक स्पेशल दे दिया गया और सीधा सीधा बोल दिया गया कि इनको क्या दिया जाएगा, आरक्षण दिया जाएगा। और इंदिरा साहनी बनाम एक केस आता है और इस केस में सीधा सीधा बोला जाता है, अब आपसे पूछ लिया जाता है इंदिरा साहनी बनाम केस कब आया था मेरा भाई, 1992 को आता है। अब आपसे इसमें क्या क्या बातें की गई थी, इसमें बोला गया था आरक्षण की जो व्यवस्था है वर्णित समानता के अधिकार के विरोधी नहीं है, कि जो आरक्षण है वो समानता का क्या नहीं करता, विरोध नहीं करता। दूसरा पॉइंट इसमें था, इसमें जाति के को आरक्षण का आधार बनाया जा सकता है क्योंकि भारत में सामाजिक पिछड़ापन मुख्य पिछड़ापन है, आर्थिक पिछड़ापन नहीं। जैसे आज भी देखेंगे कि आप गांव में जाएंगे तो जितने भी दलित हैं, शोषित व्यक्ति हैं या अनुसूचित जनजाति हैं तो उनके साथ क्या है, सामाजिक पिछड़ापन है। तो आर्थिक पिछड़ापन तो अलग बात है, लेकिन सबसे ज्यादा क्या है, सामाजिक पिछड़ापन है। जैसे आपने देखा होगा कि एक कोई भी दलित व्यक्ति एक सवर्ण व्यक्ति के खाट पर नहीं बैठ सकता या उसके बेड पर नहीं बैठ सकता। तो उसी के लिए आज भी जैसे कि आप दिल्ली में हैं, दिल्ली में तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन आप दिल्ली के अलावा आप उत्तर प्रदेश के पिछड़े इलाकों में या बिहार के पिछड़े इलाकों में जाएंगे तो वहां पर क्या होता है, सामाजिक पिछड़ापन है। अब उस सामाजिक पिछड़ापन को उभारने के लिए क्या होता है, इंदिरा साहनी बनाम केस में बोला गया था कि यहां पर जो है सबसे ज्यादा क्या है, सामाजिक पिछड़ापन है। यानी कि सामाजिक पिछड़ापन मेन है, आर्थिक पिछड़ापन नहीं। पहले आर्थिक पिछड़ापन की बात नहीं है, पहले क्या है, सामाजिक पिछड़ापन को क्या लाया जाए, बराबर की हिस्सेदारी की जाए। अगला था कि पिछड़े वर्ग में
क्रीमी लेयर को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। अब समझते हैं क्रीमी लेयर क्या है, कि सीधा सीधा बोल दिया कि जो ओबीसी है, ओबीसी को क्या नहीं मिलेगा, क्रीमी लेयर का लाभ नहीं मिलेगा। अब समझते हैं क्रीमी लेयर, जैसे क्रीमी लेयर का दूध है, दूध में क्या है, जैसे दूध के बाद जो क्रीम निकाली जाती है, क्रीम का मतलब क्या है कि जो दूध है, दूध को क्या करा, दही बना लिया, और दही बनाने के बाद क्या करा, जो क्रीम है, क्रीम जो क्या है, इंपोर्टेंट है। तो इसमें बोल दिया गया ऐसा कोई भी व्यक्ति ओबीसी में जो ए या यानी कि जो ए या बी ग्रुप की नौकरी करता है या उसका पैसा अच्छा है और वो क्या है, आर्थिक रूप से समक्ष है, आर्थिक रूप से क्या है, सक्षम है, तो वो उसको क्या बोला जाएगा, क्रीमी लेयर की श्रेणी में रखा जाएगा और उसे ओबीसी के लिए क्या नहीं मिलेगा, आरक्षण नहीं मिलेगा। उसी के बाद आरक्षण की अधिकतम सीमा कितनी रखी गई थी मेरे भाई, 50% अधिकतम आरक्षण की सीमा रखी गई, लेकिन संसद चाहे तो कुछ स्थितियों में इसको क्या कर सकती है, बढ़ा सकती है। अब समझते हैं, इंदिरा साहनी बनाम में बोला था पदोन्नति में क्या नहीं मिलेगा, आरक्षण नहीं मिलेगा। पदोन्नति का मतलब क्या है, मान लेते हैं आप दिल्ली पुलिस में दरोगा बन जाते हैं, दरोगा बनने के बाद आपको पदोन्नति में क्या मिलता है, आरक्षण मिलता है। पदोन्नति में आरक्षण को कैसे समझ लेते हैं, मान लेते हैं आप एसआई बने हैं, एक एससी का एसआई बना है, एससी या एसटी का कोई व्यक्ति जो क्या बना है, एसआई बना है, और आप क्या बने हैं, जनरल के हैं, और तो आप क्या बने हैं, एसआई, आप दोनों बने हैं। अब जो ये है 2021 के बैच का है, जो एससी वाला है वो क्या है, 2021 का बैच का एसआई है, और जो जनरल वाला है, जनरल वाला 2018 बैच का एसआई है। अब जब पदोन्नति होगी तो पदोन्नति के आधार पर सीधा सीधा होगा कि जो 2029 तक ये क्या हो जाएगा, आपके पास एसआई की जगह कौन बन जाता है, एसएचओ बन सकता है। अब इसके बाद इसे एचएसओ बनने में इतना टाइम कितना लगा है, 8 साल लगा है, लेकिन इसको क्या लगेगा, 8 साल से ज्यादा लगेगा, ये 2031 तक क्या बनेगा, यानी कि एसएचओ बनेगा। तो इसमें सीधा सीधा बोला इंदिरा साहनी बनाम केस में कि इसमें क्या है, पदोन्नति में हम क्या नहीं दे सकते, आरक्षण नहीं दे सकते। अब इसके बाद सीधा सीधा बोला कि जो पदोन्नति में आरक्षण है या जो आरक्षण की व्यवस्था है, इसका क्या किया जा सकता है, पुनः अवलोकन किया जा सकता है। पुनः अवलोकन का मतलब क्या है, इसे अलग अलग समय में यानी कि इनका अवलोकन किया जा सकता है, यानी कि न्यायालय द्वारा इसको देखा जा सकता है कि इसका यानी कि जो आरक्षण है सही दिया जा रहा है या गलत दिया जा रहा है। अब बात करते हैं जो पदोन्नति है, पदोन्नति में आरक्षण क्या है। तो आपके माइंड में आ रहा होगा कि भैया पदोन्नति में आरक्षण दिया जाता है, कब से दिया जाता है। तो सबसे पहले समझते हैं, जो पदोन्नति में आरक्षण के लिए एक संविधान संशोधन हुआ जिसे बोला जाता है 77वां संविधान संशोधन। और 77वां संविधान संशोधन कब होता है मेरे भाई, 1995 में होता है, और उसमें एक आर्टिकल जोड़ा गया जिसे बोला जाता है 16 का 4 का ए। तो ये जोड़ा गया और इसमें सीधा सीधा बोला गया अनुसूचित जाति यानी कि एससी और एसटी के सदस्यों के लिए क्या कर सकते हैं, पदोन्नति में आरक्षण दे सकते हैं। यानी कि जितने भी एससी और एसटी के व्यक्ति हैं उनको क्या कर सकते हैं, पदोन्नति में आरक्षण दे सकते हैं। कई बार आपके एग्जामों में पूछा जा चुका है कि पदोन्नति से संबंधित कौन सा संविधान संशोधन था, कौन सा था मेरे भाई, 77वां संविधान संशोधन था। कब हुआ, 1995 में होता है। आपसे पूछ लिया जाता है कि आर्टिकल 16 का 4 का ए क्या कहता है, तो सीधा सीधा क्या है, पदोन्नति से रिलेटेड ये बातें की गई हैं। अब समझते हैं, अब पदोन्नति में आरक्षण दिया जाएगा तो किस आधार पर दिया जाएगा। तो सीधा सीधा बोल, एक संविधान संशोधन हुआ जिसे बोला जाता है 85वां संविधान संशोधन 2001 में होता है, और इसमें एक नियम लाया जाता है जिसका नाम है परिणामी ज्येष्ठता का नियम। इसमें परिणामी ज्येष्ठता का नियम को क्या कर दिया, लागू कर दिया। उसी के बाद एक केस आता है जिसका नाम है एम नागराज बनाम भारत संघ। कौन सा है मेरे भाई, एम नागराज बनाम भारत संघ। और ये केस कब आता है, 2003 में आता है। और इसमें क्या है कि 77वें संविधान संशोधन और 85वें संविधान संशोधन को क्या करते हैं, सही ठहराया जाता है। क्या होता है, सही ठहराया जाता है। और इसमें सीधा सीधा बोला जाता है पिछड़ापन, कि किसका, पिछड़ापन। यदि एससी और एसटी के व्यक्तियों में क्या है, पिछड़ापन है, तो उनको क्या कर सकते हैं, पदोन्नति में आरक्षण दे सकते हैं। उसके बाद सीधा बोला कि अपर्याप्त प्रतिनिधित्व, यानी कि जब क्या होता है कि एससी के लोगों के लिए या एसटी के लोगों के लिए
उस वैकेंसी में या उस डिपार्टमेंट में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, यानी कि पर्याप्त व्यक्ति मौजूद नहीं है, तब क्या कर सकते हैं, तब भी हम क्या कर सकते हैं, पदोन्नति में आरक्षण दे सकते हैं। अब तीसरा जो मेन पॉइंट था उसमें सीधा सीधा बोला कि उसके अंदर क्या होनी चाहिए, जिस पद पर वो बैठ रहा है प्रशासनिक दक्षता होनी चाहिए, कि उसके पास उस पद के लिए स्किल होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि स्किल नहीं है तो उसे उसके पद पर क्या कर सकते हैं, प्रमोशन कर सकते हैं। तो सीधा सीधा है कि उसके पास जिस पद के लिए वो पदोन्नत हो रहा है उसके लिए क्या होना चाहिए, स्किल होना चाहिए। अब आगे ही समझते हैं कि जो ईडब्ल्यूएस है, ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षण कब किया गया, यानी कि दोबारा से कब किया जाता है। जैसे कि देखेंगे कि आपके पास जो बीजेपी पार्टी ने अब अगेन क्या करा था, 10% ईडब्ल्यूएस के लिए क्या करा था, आरक्षण की बात की गई थी। आपसे कई बार एग्जाम में पूछा गया है आर्थिक रूप से पिछड़ापन कितने परसेंट है, जिसे बोलते हैं ईडब्ल्यूएस। क्या है मेरे भाई, ईडब्ल्यूएस, और ईडब्ल्यूएस के लिए कितने परसेंट आरक्षण की बात की गई है, 10% की। और ये किस संविधान संशोधन द्वारा आया, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो कौन से संविधान संशोधन द्वारा आया, 103वां संविधान संशोधन आया 2019 में। और आपसे पूछ लेगा कि किस विधेयक द्वारा आया, कि कौन सा विधेयक था, तो कौन सा विधेयक था मेरे भाई, 124वां संविधान संशोधन विधेयक था। अब वहां पर दो चीज आती हैं, एक होता है विधेयक और एक क्या होता है, अधिनियम। तो सबसे पहले समझते हैं कि विधेयक क्या है और अधिनियम क्या है। अब सबसे पहले समझते हैं जो विधेयक होता है, अब जब कोई भी प्रस्ताव लोकसभा और राज्यसभा में क्या हो जाता है, पास हो जाता है, तो वो क्या बनता है, क्या बनता है हमारे पास, विधेयक बनता है। यानी कि कोई भी प्रस्ताव लोकसभा में पास हुआ, फिर किस में पास हुआ, राज्यसभा में पेश हुआ, अभी तक ये क्या है, विधेयक है। यदि इसी विधेयक को यानी कि लोकसभा और राज्यसभा में जब विधेयक पास हो जाता है, तो अब जब इस पर क्या करता है, राष्ट्रपति अपने क्या लगा देता है मेरे भाई, मोहर लगा देता है, अपने साइन कर देता है, तो ये क्या बन जाता है, अधिनियम बन जाता है। मैं मान के चलता हूं कि आपके पास विधेयक और आपके पास अधिनियम में अंतर समझ में आ गया होगा। विधेयक का सीधा सीधा मतलब है लोकसभा और राज्यसभा में कोई भी प्रस्ताव पास होता है तब तक वो विधेयक रहता है, और जब राष्ट्रपति उस पर क्या लगा देता है, सिग्नेचर कर देते हैं, अपनी मोहर लगा देता है, तो वो क्या कहलाता है, अधिनियम बन जाता है। अब समझते हैं कि इसी में एक आर्टिकल जोड़ा गया, आर्टिकल 15 का 6 और आर्टिकल 16 का 6 इसमें जोड़ा गया, और इसमें जो ईडब्ल्यूएस के लिए है आरक्षण की बात की गई है। कभी कभी आपसे पूछ सकता है कि भैया ऐसा कौन सा क्वेश्चन है, या सबसे पहले ईडब्ल्यूएस आरक्षण लागू करने वाला कौन सा राज्य था, तो सभी को पता होगा जो गुजरात था, गुजरात सबसे पहले क्या था, ईडब्ल्यूएस को आरक्षण प्रदान करने वाला पहला राज्य बना। तो क्या था, जो गुजरात था, गुजरात पहला राज्य था जिसने 10% ईडब्ल्यूएस के लिए क्या दिया था, आरक्षण दिया था। अब बात करते हैं कि आरक्षण भैया ये तो गलत है कि उनके लिए वैकेंसी में आरक्षण है, तो जैसे आपने देखा होगा अलग अलग केस में आए थे, तो आपने देखा होगा कि आरक्षण सही है या क्या गलत है, इस बात पर हम बात नहीं कर रहे। यदि बहस की जाए तो काफी बहस की जा सकती है। जैसे आपने देखा होगा आरक्षण के लिए कि आपने देखा होगा भारत में लगभग कितने परसेंट निवास करते हैं, 90% एससी निवास करती है, ओबीसी निवास करती है और एसटी निवास करती है। इनके लिए कितने परसेंट आरक्षण दिया जा रहा है, इनके लिए ये टोटल कितने हैं, ये टोटल 90% है, और इनको आरक्षण कितना दिया जा रहा है, 50%। कितने परसेंट दिया जा रहा है, 50% आरक्षण दिया जा रहा है। और जो ब्राह्मणवादी मानसिकता यानी कि ब्राह्मण जो लोग हैं उनकी सिर्फ जनसंख्या कितनी है, सिर्फ 10% जनसंख्या है। कितने परसेंट है मेरे भाई, 10% जनसंख्या है। जब 10% जनसंख्या यानी कि सिर्फ 10% जनसंख्या है, तो इन्होंने हमारे पास यानी कि 3000 वर्ष तक पूरे ब्राह्मणवादी यानी कि ब्राह्मण लोगों को क्या था, पूरे शिक्षा पर अधिकार था। जब उनके पास 3000 सालों तक उन पर शिक्षा का अधिकार था, तो उसमें क्या था, जब तो कोई दिक्कत नहीं हुई, अब बहुत ज्यादा दिक्कत होने लगी। तो इस टॉपिक को क्लोज करते हुए अपने टॉपिक पर बढ़ेंगे। अब सबसे पहले समझते हैं कि आर्टिकल 17 क्या है। आर्टिकल 17 सीधा सीधा क्या कहता है मेरे भाई, अस्पृश्यता का अंत। क्या है, अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता क्या होती है मेरे भाई, अस्पृश्यता का सीधा सीधा मतलब है छुआछूत, यानी कि कोई भी व्यक्ति क्या करता है, छुआछूत करता है, तो उसके साथ क्या होगा, अस्पृश्यता कर रहा है, तो उसे क्या बोला जाता है, आर्टिकल 17। और अस्पृश्यता छुआछूत को इसी संविधान में परिभाषित नहीं है, और समय समय पर क्या है, संसद इसमें परिभाषित करती है कि किसको हम क्या माने, छुआछूत माने, किसको नहीं माने। तो सीधा सीधा क्या है, ये संविधान में परिभाषित नहीं है, और इसका कोई भी क्या नहीं है,
अपवाद नहीं है, ये संज्ञेय मामला है। संज्ञेय का मतलब क्या होता है, ये एक सीरियस मामला है। यदि कोई इसमें गिरफ्तार होता है तो आर्टिकल 17 कोई किसी व्यक्ति के साथ क्या कर रहा है, छुआछूत करता है, तो वो क्या है, संज्ञेय अपराध की श्रेणी में रखा जाएगा। अब सबसे पहले समझते हैं कि अलग अलग समय अलग अलग इनको क्या रखा जाता है, कितने पदों को या कितने चीजों को हम क्या रखें, छुआछूत की श्रेणी में रखें। तो इसी से संबंधित बहुत सारे अधिनियम बनते हैं। एक बार इन अधिनियम को पढ़ लेते हैं। पहला आता है अस्पृश्यता निवारण अधिनियम, आपसे एग्जाम में पूछा जाता है अस्पृश्यता निवारण अधिनियम कब बना, तो मेरे भाई कब बना था, 1955 में अस्पृश्यता निवारण अधिनियम बनता है। और इसको 1976 में नाम बदलकर इसका कर दिया जाता है नागरिकता अधिकार संरक्षण अधिनियम। कई बार पेपर में पूछ लिया जाता है कि अस्पृश्यता निवारण अधिनियम का नाम परिवर्तित कर नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम कब पड़ा, तो मेरे भाई कब पड़ा था आपके पास, 1976 में। और इसमें अभी तक क्या नहीं था, अस्पृश्यता को परिभाषित नहीं था, संविधान में परिभाषित नहीं था कि किसको अस्पृश्यता माने और किसको अस्पृश्यता नहीं माने। लेकिन 1976 में कि इसमें यानी कि 1976 वाले में सीधा सीधा बोल दिया गया कि अस्पृश्यता को क्या कर दिया गया, परिभाषित कर दिया गया। अब बात करते हैं कि एक अगला अधिनियम आता है जिसका नाम है अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम। कब आता है, 1989 में, जिसे बोला जाता है SC/ST एक्ट। क्या बोला जाता है मेरे भाई, SC/ST एक्ट। और इस SC/ST एक्ट में क्या हुआ, इसमें 22 कार्यों को क्या कर दिया गया, अपराध घोषित कर दिया। क्या कर दिया मेरे भाई, 22 कार्यों को अपराध की श्रेणी में रख दिया। 22 कार्यों के साथ जैसे कि आपने देखा है कि जैसे कोई व्यक्ति, हम SC का व्यक्ति है, कहां जा रहा है, नाई की दुकान पर जा रहा है, नाई क्या कर रहा है, बाल काटने से मना करता है, तो वो क्या है, यानी कि अपराध की श्रेणी में रख दिया। अब जैसे कि मान लेते हैं कि जो नाई है वो क्या है, उच्च श्रेणी का है, और जो बाल कटवाने जा रहा है वो क्या है, SC/ST का व्यक्ति है, तब क्या है, तब उसके प्रति क्या रख सकते हैं, SC/ST एक्ट। या जैसे कि कोई व्यक्ति है कि उसके साथ बैठने से या उसके साथ अलग अलग प्रकार की छुआछूत कर रहा है, तो उसे किस में डाल सकते हैं, SC/ST एक्ट में डाल सकते हैं। अब 2015 में इस कानून को क्या करा था आपकी बीजेपी पार्टी ने और कठोर बना दिया। अब इसमें जो 22 भाग थे यानी कि 22 कार्य थे, अब 22 कार्यों को बढ़ाकर मेरे भाई कितना कर दिया गया, अब 47 कर दिए गए, कि अब इसको और कठोर बना दिया और सीधा सीधा बोल दिया जो 22 कार्य है ना, अब 22 कार्य से बढ़ाकर कितने कर दिए, 47 यानी कि 47 कार्य कर दिए। अब सबसे पहले समझते हैं कि आर्टिकल 18 क्या है। आर्टिकल 18 के बारे में सबसे पहले है कि जो 18 है इसे बोलते हैं उपाधियों का निषेध, यानी कि उपाधि का अंत। उपाधि का अंत, उपाधि का मतलब क्या होता है, जैसे आपने गांव में देखी होगी, किसी के पास 10 एकड़ जमीन है और क्या है, 10 एकड़ जमीन है, घर में ट्रैक्टर है, या अलग अलग देखा होगा तो वो उसको क्या बोल दिया जाता है, चौकीदार है, यानी कि लंबरदार है या चौधरी साहब है। तो किसी भी व्यक्ति को क्या नहीं देंगे, उपाधि नहीं देखेंगे। लेकिन इसमें बोला कि आपने देखा होगा किसी को बोल दिया जाता है कि चौधरी साहब या लंबरदार, तो ऐसी कोई भी किसी भी व्यक्ति को क्या नहीं देगा, उपाधि नहीं देगा। इसके दो अपवाद हैं, यानी कि दो व्यक्ति यानी कि दो क्षेत्रों में हम क्या दे सकते हैं, उपाधि दे सकते हैं। उसे उपाधि नहीं माना जाएगा बल्कि उसे क्या माना जाएगा, पुरस्कार माना जाएगा। अब सबसे पहले समझते हैं दो कौन कौन से क्षेत्र हैं। दो, पहला होता है शिक्षा का क्षेत्र। शिक्षा के क्षेत्र में आप क्या दे सकते हैं, उपाधि दे सकते हैं, उसे उपाधि नहीं बल्कि क्या मानेंगे, पुरस्कार मानेंगे। और उसके बाद आपका आता है सेना का क्षेत्र, और जो सेना है, सेना के क्षेत्र में आप क्या दे सकते हैं, पुरस्कार दे सकते हैं, यानी कि जैसे भारत रत्न, ये भारत रत्न एक उपाधि नहीं बल्कि क्या होता है, पुरस्कार होता है। आज समझते हैं कि इनकी शुरुआत सबसे पहले कब की, कि 1954 ईस्वी में भारत सरकार ने भारत रत्न, पद्म विभूषण और पद्मश्री के क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं। और ये शुरुआत किसने की थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इनको क्या करा था मेरे भाई, प्रारंभ किया था। और आपसे पूछ लिया जाए कि इन पद्मश्री यानी कि जो पुरस्कार हैं, इनकी आलोचना किसने की, तो आलोचना किसने की थी मेरे भाई, JB कृपलानी ने इसकी क्या की थी, आलोचना की। तो ये तो बहुत गलत है। आप क्या कि आप सेना के क्षेत्र में भी मन दो और ये पद्मश्री भी मन दो, ये कोई पुरस्कार मन दो, तो इसका सीधा सीधा मतलब आपसे पूछ ले, लागू किसने किया, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। इसकी आलोचना किसने की थी, JB कृपलानी ने। अब क्या होता है, 1977 में
1977 में मोरारजी देसाई की नेतृत्व वाली जनता पार्टी बनती है। कौन बनती है? जनता पार्टी बनती है। और इन जनता पार्टी ने इन पुरस्कारों को क्या करा दिया? बंद करा दिया। और उसके बाद क्या होता है कि 1980 में, कब मेरे भाई? 1980 में कांग्रेस की एक पार्टी बनती है और कांग्रेस की पार्टी इसे क्या करती है? 1980 में इन पुरस्कारों को पुनः यानी कि अगेन प्रारंभ करा दी जाती है। अब बोला गया कि केस आया जिसे बोलते हैं बालाजी राघवन बनाम केस। क्या है कि बालाजी राघवन बनाम केस कब आया था? 1996 में। आपसे कई बार एग्जाम में पूछा है बालाजी बनाम भारत संघ केस कब आया? 1996। इसमें क्या दिया गया? इसमें सीधा सीधा बोला कि ये जो आपके पास उपाधि है, उपाधि को हम उपाधि माने या पुरस्कार माने? क्या माने मेरे भाई? उपाधि माने या पुरस्कार माने। और एक आर्टिकल जोड़ा और इस आर्टिकल 18 के 1 में बोला कि ये जितने भी पुरस्कार है ना, यानी कि भारत श्री, पद्म श्री या भारत रत्न, ये क्या नहीं होंगे मेरे भाई? ये उपाधि नहीं है बल्कि क्या है? पुरस्कार है। आपसे पूछ ले कि उपाधियों को जगह पुरस्कार किस केस में बोला गया था? तो किस में बोला गया था मेरे भाई? बालाजी राघवन बनाम भारत संघ में बोला गया था। अब समझते हैं स्वतंत्रता का अधिकार। जैसे स्वतंत्रता का अधिकार आपने पढ़ा ही होगा, राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम किस आर्टिकल में है मेरे भाई? आर्टिकल 19 से लेके 22 तक है। और आर्टिकल 19 में कितने प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है? तो मेरे भाई कितने प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है? 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। ये पिछली बार दिल्ली पुलिस में पूछा गया था कि भारतीय संविधान में कितने प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है? तो कितने प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है? 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। अब 6 प्रकार की स्वतंत्रता को एक एक तरह से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले दी गई है, किसकी दी गई है? यानी कि वाक व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। प्रत्येक व्यक्ति अपना क्या कर सकता है? अभिव्यक्ति कर सकता है, लेकिन अब बोल सकता है। अब उसके पास क्या है? बोलने की स्वतंत्रता है, अपनी बात को सामने वाले को रखने की स्वतंत्रता है, चाहे वो मौखिक रूप से लिखे, चाहे लिखित रूप से, या किसी चीज को छाप कर लिखे। तो ये क्या है आपके पास? पहले है 19 का ए। 19 के ए में क्या बोला गया? वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है। अब ऐसा कोई भी भाषण नहीं दे सकते जो संविधान का खिलाफ हो, या ऐसी कोई भी बात नहीं कह सकते, या अपनी ऐसी कोई भी अभिव्यक्ति नहीं बोल सकते जो भारतीय संविधान के या भारत की एकता या अखंडता को क्या करता है? नुकसान करता है। तो सीधा सीधा क्या है? यह प्रत्येक नागरिक को अभिव्यक्ति दर्शाने, मत देने, विश्वास, अभियोग लगाने की मौखिक, लिखित और छिपे हुए मामलों पर क्या देता है मेरे भाई? स्वतंत्रता देता है। अगला क्या है? अगली जो स्वतंत्रता है, शांतिपूर्वक सम्मेलन में भाग लेने का अधिकार। यानी कि प्रत्येक व्यक्ति शांतिपूर्वक क्या कर सकता है? सम्मेलन कर सकता है। अब मान लेते हैं कोई व्यक्ति है, वो क्या करना चाहता है? सम्मेलन करना चाहता है, वो कर सकता है, लेकिन उसको क्या नहीं होना चाहिए? शांति भंग नहीं होनी चाहिए। जैसे शांति भंग हो जाएगी तो वो आंदोलन यानी कि वो सम्मेलन क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। तो सीधा सीधा है, किसी भी नागरिक को बिना हथियार के, किसके? बिना हथियार के शांतिपूर्वक संगठित होने का अधिकार है। इसमें सार्वजनिक बैठकों को भाग लेने का अधिकार और प्रदर्शन का अधिकार है। इस स्वतंत्रता का प्रयोग केवल सार्वजनिक भूमि पर बिना, किस पर? सार्वजनिक भूमि पर बिना हथियार से किया जा सकता है। इसमें यह व्यवस्था हिंसा, मैंने अभी बताया था, हिंसा नहीं होनी चाहिए, इसमें गलत संगठन नहीं होना चाहिए, और क्या नहीं होनी चाहिए मेरे भाई? शांति भंग नहीं होनी चाहिए। तो क्या है? प्रत्येक व्यक्ति को शांतिपूर्वक सम्मेलन में भाग लेने का अधिकार है। अब आता है संघ बनाने की स्वतंत्रता। प्रत्येक व्यक्ति को क्या है मेरे भाई? संघ बना सकता है। किस आर्टिकल में है? 19 का सी में। प्रत्येक व्यक्ति क्या कर सकता है? इसमें राजनीतिक दल बनाने का अधिकार है, कंपनी बनाने का, फर्म बनाने का, क्लब बनाने का, संगठन बनाने का, व्यापार करने का, लोगों को अन्य इकाई बनाने का क्या है मेरे भाई? अधिकार है। क्लब बनाने का भी अधिकार है। जैसे आपने देखा कभी कभी क्या होता है, जो ऑथराइज्ड क्लब होते हैं उन पर छापा नहीं पड़ता, उनको ये अधिकार है कि वो क्या कर सकते हैं? अपना क्लब खोल सकते हैं। उसके बाद आता है आबाद संचरण करने की स्वतंत्रता। इसमें संचरण की स्वतंत्रता को 2 भागों में बांटा जाता है। एक आंतरिक होता है, एक क्या होता है मेरे भाई? बाहरी होता है। आंतरिक का मतलब क्या होता है? देश में निर्बाध संचालन कर सकता है, यानी कि आर्टिकल 19 भी कहता है। बाहरी का मतलब देश के बाहर घूमने का अधिकार और देश में वापस आने का अधिकार है। तो सीधा सीधा हम बोल सकते हैं
कि भारत में किसी भी क्षेत्र में क्या कर सकता है, जा सकता है। तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि वो कहीं भी जा सकता है, कुछ जगह क्या है, सीमा पर प्रतिबंध है, कुछ कुछ जगह वो नहीं जा सकता। अब जैसे कि आप देख लेंगे अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर ऐसी जगह जा रहा है जहां जाना वर्जित है, तो वहां आप बोलेंगे नहीं नहीं भैया हमारा तो घूमने का अधिकार है। तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि आपने घूमने का अधिकार नहीं है, यानी कि जो संविधान के खिलाफ ना हो, सीधे सीधे आप समझ सकते हैं। उसके बाद आता है निवास करने का अधिकार। तो आप क्या कर सकते हैं, भारत के किसी भी राज्य में किसी भी क्षेत्र में क्या कर सकते हैं, निवास करते हैं, निवास करने का अधिकार है। ये है जनजातीय क्षेत्रों में उनकी संस्कृति, भाषा, रिवाज के आधार पर बाहर के लोगों का प्रवेश क्या है, प्रतिबंध है। जैसे आपने देखा होगा कि कुछ एरिया पर, जैसे कि कुछ एरिया है उस पर क्या है, बाहरी क्षेत्रों के या बाहरी लोग, भारतीय लोग हैं, और SC ST के कुछ लोग हैं या ST के कुछ लोग हैं या कुछ जनजाति है, और वहां पर क्या है, उनकी संस्कृति यानी कि उसके कल्चर को बचाने के लिए वहां पर क्या है, निवास करने का प्रतिबंध लगाया गया है। उसके बाद देश के कई भागों में जनजातियों को अपनी संस्कृति को संरक्षण और संवर्धित करने का ये क्या बना सकती है, कानून बनाती है, आपको पता ही है। अब समझते हैं व्यवसाय कराने का अधिकार। प्रत्येक व्यक्ति को क्या है कि अपना कोई भी व्यवसाय करने का अधिकार है। प्रत्येक व्यक्ति क्या कर सकता है मेरे भाई, कोई भी व्यवसाय कर सकता है। अब व्यवसाय करने के लिए ये नहीं कि भैया आप स्टूडेंट है, आपने अभी 12th किया और आप बोलने लग जाए भैया मुझे तो क्या बनना है, MBBS डॉक्टर, और जाके अपना क्या कर लें, हॉस्पिटल खोल लें। तो ऐसा नहीं कर सकते, बल्कि क्या है, आप जिस व्यवसाय कर रहे हैं उसके लिए आपके पास क्या होनी चाहिए, डिग्री होनी चाहिए, या उसके लिए आप समक्ष होने चाहिए, सक्षम होने चाहिए, उसके लिए क्या होने चाहिए, एजुकेटेड होने चाहिए। तो सीधा सीधा मतलब क्या है, इस अधिकार में कोई भी अनैतिक कार्य शामिल नहीं होना चाहिए, जैसे महिलाओं के बच्चों का दुरुपयोग, खतरनाक कोई भी हानिकारक औषधि या आप विस्फोट व्यवसाय नहीं कर सकते। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, मिलते हैं कल की क्लास में।